हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ की। इस सीरीज़ में हम आर्य शर्मा बुक को कवर बाय कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है एंशिएंट सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। और उसका फर्स्ट टॉपिक है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या फिर उसके कुछ और इम्पोर्टेंस है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि कैसे, कहाँ और कब एक कल्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कैसे स्टॉक रेजिंग डेवलप हुआ, कैसे लोगों की लाइवलीहुड स्टार्ट हुई, कैसे लोग अपने आजीविका को चलाना स्टार्ट किए, कैसे लोग वीविंग, मेटल वर्किंग और कई तरह के वर्क स्टार्ट किए, कैसे वो लोग एक एग्रीकल्चर को डेवलप किए ताकि वो लोग अपने लाइफ को सस्टेन कर सके, कैसे लाइफ स्टॉक को उन्होंने धीरे धीरे एज्यूम किया एज देयर पार्ट ऑफ द लाइफ और उन्होंने एक सोर्स ऑफ उसको फूड या लाइवलीहुड की तरह लिया। एंड लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स इंडिया में कई तरह के रेस और ट्राइब के लोग साथ में रहना स्टार्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, Greeks and Scythians, Huns and Turks, they all came to India in the ancient time only। और इंडिया में भी एंशिएंट टाइम से ही स्टार्ट हो गया था हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये लोग साथ में रहते थे। दे हैव देयर ओन वे ऑफ लाइफ, दे हैव देयर ओन कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। बट वो लोग उस समय एक यूनिटी को डिस्कवर किए थे। वो लोग उस समय भी यूनाइट होके एक इंडिया में रहते थे। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक, नेम ऑफ द कंट्री। जैसा हम सभी जानते हैं हमारे कंट्री का नाम इंडिया, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान है। तो हमारे भारत का नाम कैसे आर्यवर्त पड़ा? आर्यवर्त एक ट्राइब थी जो कि नॉर्दर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया में रूल किया करती थी। जो उस समय जो आर्यवर्त नाम पड़ा था अपना हमारे भारत का, वो पूरे भारत को मिला के नहीं पड़ा था। वो मेनली कवर करता था नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और उसके बाद हमारे भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? वो भी जिस भारतवर्ष को यानी कि लैंड ऑफ भारतास, ये भी एक ट्राइब के ही नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा, जिसका हम लोग उल्लेख पाते हैं ऋग्वेद में और महाभारत में। और उसके बाद हम पोस्ट और अगर हम बात करें पोएट्स या फिलोसफर्स की, तो उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में नहीं देखा। जैसे भारत में कई ट्राइब्स और कई लोग साथ में रहते थे, तो जो पोएट्स थे, फिलोसफर थे, पूरे इंडिया को एक मानते थे। फ्रॉम हिमालयास टू केप कॉमरीन एंड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र टू इंडस, उन्होंने पूरे भारत को एक माना। और इस पूरे भारत पे जो राज्य करता था उसको चक्रवर्ती का नाम दिया जाता था। तो हमारे इतिहास में दो ऐसे राजा हुए थे जो पूरे भारत को अपने कंट्रोल में रखे थे। पहले नाम था उसका अशोका का, नाम आता है अशोका का, जो 3rd सेंचुरी BC में पूरे भारत पे कंट्रोल अपना किए थे। और उसके बाद आता है समुद्रगुप्त का नाम, जो 4th सेंचुरी AD में उन्होंने पूरे भारत को कवर किया था। चलिए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हिंदुस्तान और इंडिया। हमारे भारत का नाम हिंदुस्तान और इंडिया कैसे पड़ा? वो भी हिंदुस्तान सबसे पहले जो भी आता था इंडिया में, इंडिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ था और चौथे तरफ से हिमालयस थे। तो उसको आने का सबसे अच्छा और इजी तरीका था लैंड रूट्स। जो जब लैंड रूट से या आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसी के रास्ते से आते थे। तो जब वो आउटसाइडर्स वहाँ से आते थे तो सबसे पहले उनका सामना जब इंडिया के बॉर्डर से गुजरना होता था तो होता था सिंध रिवर से। और जो ईरानियंस थे वो एस को एच प्रोनाउंसिएट करते थे, तो सिंध को वो लोग हिंद या हिंदू प्रोनाउंसिएट करते थे, जिसके वजह से सिंध के नाम से ही उन्होंने पूरे वहाँ के एरिया को हिंद का नाम दे दिया और या फिर हिंदू का नाम दे दिया। और जब ईरानियों ने पोस्ट कुशाना टाइम्स में वहाँ पे कब्ज़ा अपना जमाया तो उसको हिंदुस्तान का नाम दे दिया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने बढ़ते हैं, रेलेवेंस ऑफ पास्ट टू प्रेजेंट। हमारे रेलेवेंस का पास्ट में क्या प्रेजेंस है, हमारे पास्ट का आज के प्रेजेंट में क्या रेलेवेंस है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पास्ट था उसमें भी हम लोग बहुत डेवलप थे। आज से डेवलपमेंट के मामले में तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एंशिएंट हिस्ट्री में
कम डेवलप थे। लेकिन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस समय हम बहुत पीछे थे। तो लोगों का ऐसा कहना भी रहता है कि हम आज के हमारे भारत से अच्छा था हमारे प्राचीन भारत। लेकिन ऐसा अगर हम डेवलपमेंट या फिर कई और तरीक़ों में करें तो ऐसा सही होगा। लेकिन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखेंगे तो हम कई गुना पीछे हो जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है कि हम अपने प्राचीन का ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमारा प्राचीन आज से बेहतर था। हाँ, कुछ मामलों में था पर कुछ मामलों में नहीं था। लेकिन जो कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई प्राचीन काल से, जैसे कि कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम और वुमेन का सेपरेशन, वो आज तक हम उससे डील नहीं कर पाए। जो कास्ट सिस्टम था, वुमेन को जो इक्वलिटी नहीं मिली थी वो एंशिएंट टाइम से ही नहीं मिली थी और उन्होंने एंशिएंट टाइम से उनको दबाया गया। जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, एंशिएंट टाइम तो बहुत कम जगहों तक था, बहुत लिमिटेड था। लेकिन आज से 2500 साल पहले लेटर वैदिक पीरियड्स में हम कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। आज से जो 2500 पहले जो हमारे 2500 साल पहले जो हमारी एक धारणा थी वो आज तक बदल नहीं पाई। आज हम कहते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, पर हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी एजुकेशन, हमारी सिविलाइजेशन, इन सोच को आज तक पलट नहीं पाई। और ये जो सोच है वो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम व वुमेन का सेपरेशन, ये भारत के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिंड्रेंस का काम कर रही हैं। और आज तक हमारा भारत वो भारत नहीं बन पाया जो भारत का सपना अंबेडकर जी ने देखा था, भगत सिंह ने देखा था। तो आज भी हम इन 3 चीज़ों से नहीं लड़ पाए जो 2500 साल पुराना है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एक भारत एक डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना होता है एग्ज़ाम को पास करने के लिए। हमको ये भी जानकारी मिलती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से कि हमारे डेवलपमेंट में क्या क्या हिंड्रेंस है और उसकी नींव थी एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज भी हम इन चीज़ों से लड़ नहीं पा रहे हैं और आज भी हमारी सोच उतनी डेवलप नहीं हो पा रही है कि हम अपने भारत को एक नए भारत की ओर ले जाएं और इन सब चीज़ों से अपने भारत को निजात दिलाएं। थैंक यू। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।